हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस करेंगे और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को मतलब थ्योरी को हम प्रॉब्लम्स के थ्रू ही देखेंगे, क्योंकि जो एप्लीकेशन पार्ट है ऑफ कोर्स परमुटेशन कॉम्बिनेशंस प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर काफ़ी सिमिलर होते हैं। दोनों में एप्लीकेशन पार्ट लगभग एक जैसा होता है, तो प्रॉब्लम्स में बहुत अधिक वैरायटी नहीं आती। कुछ चुनी हुई चीज़ें हैं, बस आपको वो पता होती हैं तो आपको तकलीफ़ नहीं आता है। कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस के लिए पता होना ज़रूरी है, वो यही है कि भाई हम NPR का यूज़ कब करते हैं और NCR का यूज़ करते हैं कब है। NPR मतलब फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। NCR होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस का मतलब अरेंज करना, n प्लेसेस पे r डिफरेंट चीज़ों को अरेंज करना। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, n प्लेसेस पे r चीज़ों को n चीज़ों में से r चीज़ों को सिलेक्ट करना, ड्रॉ करना। बट NPR NCR दोनों का इस्तेमाल तभी होता है जब चीज़ें दोनों सब चीज़ें जब डिफरेंट होती हैं। NPR NCR इज यूज ओनली फॉर ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये यूज़ होगा जब आपको चीज़ों को सिलेक्ट करना है, ड्रॉ करना है। ये यूज़ होगा जब आपको चीज़ों को अरेंज करना है। r चीज़ों को n प्लेस पे अरेंज करना है तो ये, r चीज़ों को n चीज़ों में से सिलेक्ट करना है तो ये। इसके अलावा आपको काम में आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज अ बेसिक नॉलेज ऑफ द थिंग कि हम नंबर ऑफ केसेस को मल्टीप्लाई कब करते हैं और ऐड कब करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कब होता है, एंड का यूज़ कब होता है, ये जानकारी भी काफ़ी इस चैप्टर में काम आती है। कभी दो स्टेटमेंट्स के बीच में अगर एंड आता है तो यू मल्टीप्लाई द केसेस, और आता है तो यू ऐड द केसेस। तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड या और के केस में यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे अगर ये कहूँ कि भाई देयर आर 1 2 3 4 5 डिफरेंट बॉल्स, देयर आर 5 डिफरेंट बॉल्स, 5 डिफरेंट बॉल्स को आपको 3 डिफरेंट बॉक्सेस में डालना है। 5 डिफरेंट बॉल को 3 डिफरेंट बॉक्सेस में आपको डालना है। तो 5 डिफरेंट बॉल्स को 3 डिफरेंट बॉक्सेस में डालने के कितने तरीके होंगे आपको पता करने हैं। तो ऑफ कोर्स अगर हम अलग अलग 5 बॉल्स को बॉक्सेस में डाल रहे हैं तो न सिर्फ कौन सी बॉल किस बॉक्स में गई वो इम्पोर्टेंट है, मगर किस ऑर्डर में गई, ये मतलब ऑर्डर में गई वो वाली चीज़ यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 2 है, यहाँ 3 4 है, यहाँ 5 है, तो ऑफ कोर्स 1 2 बोलो या 4 3 बोलो या 3 4 बोलो, इनमें कोई अंतर नहीं है। मतलब अगर हम 5 डिफरेंट बॉल को 3 बॉक्सेस में डाल रहे हैं तो इन दोनों केसेस में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों को सेम केस माना जाएगा। मतलब बस ये बात है कि किस बॉक्स में कौन सी बॉल है, किस बॉक्स में कौन सी बॉल है, किस ऑर्डर में गई, उससे कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। सो बस ये इजीली बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यू कैन से कि जो फर्स्ट बॉल है उसको बॉक्सेस में डाला जा सकता है 3 वेज में। भाई या तो आप उसको A में डालोगे 1 वे, या B में डालोगे 1 वे, या C में डालोगे 1 वे। तो 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 3 वेज। फर्स्ट बॉल को A में डालने का तरीका तो एक ही होगा, या सेकंड में डालोगे, या का मतलब और 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1, ठीक है 3। एंड बी सेकंड बॉल को भी डालोगे 3 वेज में, क्योंकि फर्स्ट को भी डाला एंड सेकंड को भी डालना है और थर्ड को भी डालना है, फोर्थ को भी डालना है, फिफ्थ को भी डालना है, इसलिए सब में एंड आएगा। तो 3 × 3 × 3 ये आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इसी में याद होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही जुड़ा हुआ बाद में हमने एंड में बात किया था परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस चैप्टर के दौरान, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता कि इन 5 डिफरेंट बॉल को 3 डिफरेंट बॉक्सेस में डालना है, सो दैट एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, बिकॉज यहाँ पे तो वो केसेस भी आ गए कि सारी बॉल्स इसी में है, सारी बॉल इसी में है, सारी बॉल इसमें ही है, ये दोनों एम्प्टी है, मतलब वो केसेस भी यहाँ पे आ गए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि
5 डिफरेंट बॉल को 3 बॉक्सेस में डालना है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन पुट सो दैट देयर इज एटलीस्ट 1 बॉल इन ईच बॉक्स, सब में कम से कम एक बॉल तो है। तो ऐसे केसेस के लिए यू हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो बस उसको तो याद रखिए कि ऐसे केसेस में बस 3 वेज सॉरी मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया था, इट इज नॉट राइट। 3 वेज 3 वेज 3 वेज 3 वेज 3 वेज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा प्रीवियस केस के लिए, है ना। 5 डिफरेंट बॉल को 3 बॉक्सेस में डालेंगे 3 की पावर 5 हो जाएंगे। बट अभी जो दोबारा मैंने बोला कि एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड, एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड, तो उस केस के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज तो ये रहेगा ही जो भी पहले था, माइनस यू विल यूज अ सीरीज, जितनी ये बॉक्सेस है 3, तो 3C1, तो 3 माइनस 1 2 की पावर 5 प्लस फिर अगला 3C2 1 की पावर 5, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इट विल गो अल्टरनेट, minus plus will go alternate. So this will be number of ways in which you can put 5 different balls in 3 different boxes so that empty boxes are not allowed. इन केसेस में हर बॉक्स में कम से कम एक बॉल तो है। तो बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ही केस है, मगर ये वाला जो सीरीज हमने यूज़ किया इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसके बारे में फ़िलहाल मैं बहुत सारी बातें नहीं कर रहा, बिकॉज जब हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे तब प्रॉब्लम में इसको देख लेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है मेंस में तो ऐसा काम में नहीं आएगा उम्मीद है, एडवांस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम जब एडवांस के प्रॉब्लम्स इसमें करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में, तो हम इसकी प्रॉब्लम्स देख लेंगे। अभी जो ये मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाली बात आपको बताई, इसी थ्योरी को आप सेम कहानी को सेट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट S है, इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये n डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, n डिफरेंट एलिमेंट हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसका कोई सबसेट A कितने वेज में फॉर्म कर सकते हैं। कोई सबसेट A बनाना है तो आप कितने वेज में इसके सबसेट A फॉर्म कर सकते हैं। तो भाई सबसेट A में या तो इन n में से कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या सारे होंगे। इसका मतलब सबसेट A बनाने के वेज कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n। अगर ऐसे बोलो कि सबसेट B कितने वेज में बना सकते हैं, तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर n वे में B बना सकते हैं, 2 की पावर n वेज में A भी बना सकते हैं। अगर मैंने बोला होता कि भाई दो सबसेट्स A और B कितनी वेज में बना सकते हैं, तो A बना सकते हैं इतने वेज में, B बना सकते हैं इतने वेज में। दोनों के बीच में क्या है? एंड मतलब मैं वही बता रहा हूँ आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि मल्टीप्लाई कब करते हैं, ऐड कब करते हैं। जैसे मान लीजिए A बनाने के कितने वेज हो गए एंड B बनाने के कितने वेज हो गए, तो दो सबसेट्स A और B बनाने के कितने वेज हो जाएंगे? प्रोडक्ट 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 2n, या कह सकते हैं आप 4 की पावर n। तो दो सबसेट्स A और B बनाने के नंबर ऑफ वेज हुए इन दोनों के प्रोडक्ट, दैट इज 4 की पावर n। अब अगर मैं इसी बात को समझाऊं आपको, तो काउंटिंग ये वाली ऐसे भी की जा सकती थी कि भाई A और B मान लीजिए दो सबसेट्स हैं, तो कोई भी एलिमेंट जैसे 1 है, 1 या तो A में होगा B में नहीं, या B में होगा A में नहीं, या फिर वो दोनों में होगा, या फिर वो दोनों में नहीं होगा। तो सबसेट A और B में 1 को मैं डाल सकता हूँ 4 वेज में। इस एलिमेंट 1 को A और B में मैं डाल सकता हूँ इन 4 वेज में। या तो मैं दोनों में डालूंगा, या दोनों में नहीं डालूंगा, या A में डालूंगा B में नहीं, या B में डालूंगा A में नहीं। We have 4 ways of putting 1 in the two sets A and B। 2 को डालने के भी 4 ways, 3 को डालने के भी 4 ways, 4 को डालने के भी 4 ways, 4 4 4 4 4 4 4 4 n टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा 4 की पावर n। तो वही 4 की पावर n अपन ने पहले भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लाया था, वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर सच काइंड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स। तो अगर
ये जो भी हमने क्लास में नॉर्मल लेक्चर्स के दौरान सब डिटेल में एक टूल्स किए हुए हैं, तो उनको आप एक एक करके रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इस क्रैश कोर्स में कोई इतना टाइम नहीं है कि इस तरीके के एक एक टूल्स को एलोबरेट कर करके एक एक प्रॉब्लम्स हम इसमें कर पाएँ, बिकॉज दैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। तो फिलहाल मैं प्रॉब्लम्स पे ही फोकस कर रहा हूँ, और प्रॉब्लम में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको मैं वो समझाता जाऊंगा साथ साथ में। तो हम इनको करने के लिए प्रॉब्लम्स ही यूज़ करेंगे। पिछले ईयर्स के पेपर्स आप अगर देखोगे तो समझ जाओगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में कोई नयापन नहीं रहता है, और ऑलमोस्ट अगर आप पेपर्स देखेंगे तो बहुत चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। तो फिलहाल तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो अभी 2020 में जनवरी में आए हुए हैं, 2020 जेईई में जनवरी। सबसे पहले इसको बताइए, आपको टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स बताने हैं इन विच ओनली एंड ऑल द डिजिट्स, ऑल द 5 डिजिट्स 1, 3, 5, 7 and 9 appear. Okay, so find total number of 6 digit numbers. You have to find total number of 6 digit numbers in which only and all 5 digits 1, 3, 5, 7, 9 and appear. लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, बट मुझे लगता है इसका मतलब यही है कि आपको टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स बताने हैं जिनमें ये 5 आने ही चाहिए, ये पांचों को आना ही है, इन पांचों को आना ही चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको बताना है ऐसे 6 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं इन विच, कितने 6 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं इन विच ये पांचों तो आ ही रहे हों। मतलब सीधी सी बात है कि 1, 3, 5, 7, 9 उनमें आना ही चाहिए। आप में से कितने लोगों ने कर लिया? बट स्टिल बहुत अजीब बात है कि बहुत ही कम लोगों का हुआ है ये, जबकि काफ़ी इजी प्रॉब्लम है तो हो जाना चाहिए था। भाई सीधी सी बात है, 6 डिजिट नंबर ये होना है तो 5 तो यही हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 5 डिजिट तो यही हो गए। तो छठवां डिजिट जो है वो इन्हीं 5 में से कोई एक रहेगा। हो सकता है 1, 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए, या 1, 3, 3, 5, 7, 9 हो जाए। मतलब या तो 1 रिपीट होगा, या 3 रिपीट होगा, या 5, 7 या 9 रिपीट होगा। सो इन 5C1 ways we can choose a digit which we want to repeat. तो 5C1 वे में मैंने 5 डिजिट्स में से कोई एक को चुन लिया जिसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तो वो एक डिजिट हो गया, और बाकी के पांचों को तो मैंने ले ही लिया। जैसे मान लीजिए 5C1 वे मैंने 1 को चुना, तो बाकी तो 1, 3, 5, 7, 9 होने ही चाहिए। तो बस अब आप देख लीजिए कि इन 6 डिजिट को 6 प्लेसेस में कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हैं। तो 6 डिजिट्स को 6 प्लेसेस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 वेज में। 6 चीज़ों को रो में अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 होता है, और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड इसलिए किया है बिकॉज दीज टू 1 वेर आइडेंटिकल, इंटरचेंजिंग देम विल नॉट गिव यू एनी न्यू नंबर। तो इसीलिए इस तरीके का होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स comprises of 5 boys and n girls. 5 boys n girls. If the number of ways in which a team of 3 students can randomly be selected, मतलब 3 स्टूडेंट्स की आपको टीम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है from this group, such that there is at least 1 boy and at least 1 girl in each team, is 1750. आपको n निकालना है, मतलब आपको सिलेक्ट करना नंबर ऑफ वेज टीम ऑफ 3 स्टूडेंट्स कैन रैंडमली बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रुप। ओके, सो इसमें आपको करना क्या था कि 5 बॉयज हैं, n गर्ल्स हैं। आपको इसमें से कितने लोगों का टीम बनाना है? 3 लोगों का टीम बनाना है। सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन मेक अ टीम ऑफ 3
students so that there is at least one boy and at least one girl. ऐसा करने का नंबर ऑफ वे 1750 है, आपको n निकालना है। तो मान लीजिए मैंने पहले देखिए इसको मैं आपको पहले अलग अलग केसेस बता रहा हूँ। पहले आप ये सोचिए कि आपने अगर इसको ये किया होता कि पहले 5C वन वे में एक बॉय ले लिया एंड NC वन वे में एक गर्ल ले लिया, सोचा कि कम से कम एक बॉय एक गर्ल तो अपने पास हो गया, अब बचे हुए लोगों में से आपने एक और चुन लिया तो गलती हो जाएगी। आप में से किसी लोगों ने भी अगर ऐसा किया तो गलत है, ठीक है। कि आप सोचेंगे पहले एक बॉय ले लीजिए और n गर्ल्स में से एक गर्ल ले लीजिए और अब बचे कितने लोग, 5 + n में से 2 कम कर दीजिए तो 3 + n लोग बचे, तो 3 + n में से आप एक और ले लीजिए एंड दिस विल गो रॉन्ग, दिस विल नॉट बी आंसर। क्या गलती हो गई इसमें कि भाई आपने जो बॉय यहाँ लिया वो कभी यहाँ भी आ सकता था, जो वहाँ लिया वो यहाँ भी आ सकता था, तो वो केस यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना, आपको यहाँ पे इसमें से 3 लोगों को चुनना है। अगर मान लीजिए 5 + n C3 वेज में मैं लिखता हूँ, तो 5 + n C3 ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन चूज 3। तो अगर मैं इतने वेज में 3 लोगों को चुन रहा हूँ तो इसके अंदर वो केसेस भी आ गए जब सारे 3 बॉयज ही हैं, नो गर्ल, या सारे 3 इसमें गर्ल से चुन लिए गए हैं, वो केसेस भी इसके अंदर आ गए हैं। तो मुझे वो केसेस नहीं चाहिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक बॉय या कम से कम एक गर्ल तो सिलेक्ट हो जाए। तो 5 + n C टोटल नंबर ऑफ वेज था। आप इतने केसेस में से उन केसेस को कम कर दीजिए जब सारे के सारे बॉयज ही आ गए हों, तो आप इसमें से घटा सकते हैं 5C3। 5C3 इज नंबर ऑफ वेज इन विच हमने 3 लोगों को चुना है, तीनों बॉयज ही हो गए, ये वाले केसेस मुझे नहीं चाहिए थे। आप इसके अंदर में से वो केसेस भी घटा दीजिए जब सारे के सारे सिलेक्शंस यहाँ पे गर्ल्स के ही हो गए हों, कोई बॉय ना आया हो। सो दैट इज NC3। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वेज में से सारे बॉयज़ वाले सारे गर्ल्स वाले केसेस हमने घटा लिए। तो अब जो केसेस बचे हैं ये वही हैं जब वी आर गेटिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, कम से कम एक बॉय एक गर्ल तो मिल ही रहा है, एंड दैट विल बी व्हाट 1750, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू सो दैट थिंग विल बी 1750। तो आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5C3 को उधर ले जाके वहाँ ऐड कर लीजिए और इसको सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन से n निकाला जा सकता है, ठीक है। एक्चुअली अभी आप जब इसको सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ से आपको 5 + NC3 - NC3 इज 5C3। 5C3 का मतलब क्या हो गया 10, 5C3 का मतलब 10, ये हो जाएगा 1750 + 10 दैट इज 1760। फिर यहाँ से आप n की वैल्यू पता भी कर सकते हैं और चाहे तो वहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। n की वैल्यू वहाँ से हम ऑप्शंस को डाल के इधर पे चेक भी कर सकते हैं कि n क्या होगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, 10 आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच 10 आर आइडेंटिकल एंड द रिमेनिंग 21 आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब 31 जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इस 31 में से 21 और 10 इस तरीके का ब्रेकअप है। तो 10 तो यहाँ पे आइडेंटिकल है एंड 21 यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। 31 में से 10 आइडेंटिकल है, 21 डिस्टिंक्ट है, और इस लॉट में से आपको चुनना है कितनी चीजें 10। कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं ये आपको पता करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो आइडेंटिकल चीजें हैं 10 और डिफरेंट चीजें हैं 21, तो मुझे तो 10 चीजें लेनी है। तो हो सकता है कि वो जो 10 चीजें मैं लूँ वो सारी मैं आइडेंटिकल वाली ले लूँ, यहाँ से 0 लूँ। तो 21 डिफरेंट में से मैंने एक भी नहीं लिया, 21 सी 0 वेज में मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया।
एंड ये जो 10 की 10 चीजें मैंने ले ली, तो 10 आइडेंटिकल चीजों में से 10 आइडेंटिकल चीजों को लेने का तरीका कितना होगा? 1। 10 चीजों को हमने 10 की 10 उठा लिया। क्या हो गया? आप में से कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? यस, साकेत गुप्ता। साकेत गुप्ता सर आपका माइक म्यूट है। ओके। तो 31 चीजों में से 10 आइडेंटिकल है, 21 डिस्टिंक्ट है। तो मुझे इसमें से टोटल 10 चीजें लेनी है। तो पहले मैंने 21 में से कुछ भी नहीं लिया, 10 की 10 ही ले लिया। या जो कुछ देर पहले मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में बताया था, या का मतलब प्लस। अब हो सकता है इस 21 में से मैंने एक लिया, 21 में से मैंने एक ले लिया, ठीक है। और अब जो 9 चीजें मैंने लेनी है वो इस 10 में से लेनी है। तो 10 आइडेंटिकल चीजों में से मैं 9 चीजें ले सकता हूं इन वन वे, या 21 C2 में इन 21 में से मैंने 2 ले लिया। बाकी के 8 चीजें मैंने 10 आइडेंटिकल लिया। 10 आइडेंटिकल में 2 आइडेंटिकल लेने का तरीका भी एक ही होगा। ऐसे 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 इन दी एंड हो सकता है 21C 10 वेज में अपन ने सारी की सारी 10 चीजें यहां से ले ली और यहां से एक भी नहीं लिया। तो दिस विल बी आंसर, ठीक है। अब आपको याद है कि अगर इंडेक्स 21 होता है, n जैसे 21 है, तो 21C नॉट से 21C 21 तक देयर विल बी 22 टर्म्स। मतलब आपको ये पता है 21C नॉट 21C1 से 21C 10 21C 11 टिल 21C 22, ये 2 की पावर 21 होता है। तो आप देखिए यहां से यहां तक देयर आर 11 टर्म्स, यहां से लेकर के यहां तक देयर आर अगेन 11 टर्म्स, 11 टर्म्स प्लस 11 टर्म्स, ये पूरा 22 टर्म्स हो गए। आपको इसका सम चाहिए 21C नॉट से 21C 10 तक, ये सम मान लीजिए S है। तो बेसिकली ये भी S होगा और ये भी S होगा, है ना। शुरुआत से 11 टर्म्स और लास्ट से 11 टर्म्स का सम सेम होता है। तो अगर ये S है तो ये भी S होगा। सो 2S will be 2 की पावर 21, तो S will be 2 raised to power 20। तो आप कह सकते हैं जो S जो आंसर आपसे पूछा गया है दैट इज एक्चुअली 2 raised to power 20। क्वेश्चन नंबर 28 में सपोज दैट 20 pillars of the same height have been erected along the boundary of a circular stadium। सर्कुलर स्टेडियम है, 20 पिलर्स उसके बाउंड्री में इरेक्ट किए हुए हैं। इफ द टॉप ऑफ ईच पिलर हैज बीन कनेक्टेड बाय बीम्स विद द टॉप ऑफ ऑल इट्स नॉन एडजेसेंट पिलर्स, देन टोटल नंबर ऑफ बीम्स इज। तो आप समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को फालतू के घुमाया गया है। इट इज द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ 20 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। अगर ऐसे ऐसे 20 पिलर सिलेक्ट किए हैं, मतलब कुल मिला के ये बात हो रहा है 20 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का, और नॉन एडजेसेंट पिलर्स को जोड़ा जा रहा है। मतलब इनको नहीं जोड़ा जाएगा, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, मतलब नॉन एडजेसेंट पिलर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के प्रॉब्लम तो यही है कि 20 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे आपको पता करने हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का स्टैंडर्ड तरीका हमको पता होता है भाई 20 वर्टाइसेस है। 20 C2 वे में जब भी कोई 2 वर्टेक्स आप चुनोगे तो यू विल चूज आइदर अ साइड और अ डायगोनल। आप 20 में से कोई भी 2 वर्टेक्स चुनोगे तो या तो अगल बगल चुने गए तो साइड हो जाएगा, दूर के चुने गए तो डायगोनल हो जाएगा। तो 20 C2 विल बी नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। 20 C2 में से घटा दीजिए नंबर ऑफ साइड्स, तो ये बचा नंबर ऑफ डायगोनल्स। इस प्रॉब्लम में आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स ही पूछा गया है। द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 5 7 9, 0 1 2
579. The number of 6-digit numbers that can be formed using the digits 0, 1, 2, 5, 7, 9 which are divisible by 11 and no digit is repeated. आपको बताना है कि इनको इस्तेमाल करके how many 6-digit numbers can be formed which are divisible by 11. और ऑफ कोर्स 6 डिजिट अवेलेबल है आपके पास और 6 डिजिट नंबर भी चाहिए, तो हर डिजिट यहाँ पे एक बार ही काम में आ रहा होगा, तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट वैसे भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो बस आपको ये बताना है कि 6 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं। ये तो बात पक्की है कि 0 शुड नॉट बी एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि फिर वो 6 डिजिट ना होके 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। और 11 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, मान लीजिए इन तीनों ऑल्टरनेट प्लेसेस इसका 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 सम अगर ए है, इसका 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 सम अगर बी है, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशंस पर जैसे पहला तीसरा और पांचवा इनका सम मान लीजिए ए हो गया, सेकंड फोर्थ और सिक्स का सम अगर बी हो गया, तो ए और बी का जो डिफरेंस है दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11। ए और बी का जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो अगर मैं सभी डिजिट्स का सम पता करता हूं, मतलब मैं a प्लस बी पता करता हूं, अगर a मैंने बोला हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस, b बोला हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस, तो व्हाट इज सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, यू कैन सी 9 plus 1 10, 17 7 24, हाँ 10 24 हो रहा है ना, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स सबको जोड़ेंगे आप तो 24 आ रहा है, 9 plus 1 10 एंड 7 17, 17 plus 7 24, सबका सम यही आ रहा है। अभी आप क्या चाहते हो, व्हाट शुड बी a माइनस बी, व्हाट शुड बी a माइनस बी, डिफरेंस क्या क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल, इसका मतलब है डिफरेंस मे बी 11 और -11, और अगर पॉसिबल हो तो a प्लस बी 24 है, a माइनस बी 22 भी अपने को चलता है, 22 हो जाए या -22 हो जाए। ठीक है, मतलब जो डिफरेंस है a और b का दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11। तो अगर मैं चाहता हूं कि डिफरेंस ऑफ a एंड b 11 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल तो तभी है जब ऐड करके देखिए, जरा ऐड करके देखिए, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2a तो ऑड नंबर आ रहा है, इसका मतलब है ऐसा कोई a और b तो हो नहीं सकता जिसके लिए ये पॉसिबल होता हो। हाँ, ना 11 ना -11, 11 -11 दोनों के लिए a भी यहाँ मिलेगा नहीं, ये केस तो कोई काम का है नहीं। यहाँ पे आप देखिए अगर ऐड करते तो 2a मिल जाता आपको इस तरीके से, तो आपको a मिलता 23, तो आप यहाँ पे क्या बोल पा रहे हो कि a 23 है और b 1 है, a 23 है b 1 है, तो इज इट पॉसिबल b1 तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। b मतलब कोई भी 3 ऐसे डिजिट्स का सम, मतलब उल्टा b1 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप 3 डिजिट जोड़ोगे तो पक्की बात है 1 तो आपको मिलेगा नहीं। अभी यहाँ पे मान लीजिए मैंने -22 लिया होता, तो उस केस में b और a उल्टे हो गए होते, b और a को आप इंटरचेंज कर दीजिए, 23 और 1 कर दीजिए, तो 1 तो हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन तो यही है, इसका मतलब हमें मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब आखिरी केस जो हमारे पास बच रहा है कि भाई a प्लस बी आप 24 लेते हैं तो यू विल नॉट माइंड गेटिंग इट इवन 0, a माइनस बी कैन बी 0, 11, 22, इस तरीके से भी हो सकता है। a और b बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, a और b बराबर, तो a को भी 12 और b को भी 12 लेके ट्राई किया जा सकता है, दैट इज दी लास्ट पॉसिबिलिटी व्हाट रिमेन्स विद अस। तो 12 12 अगर सम होना है, बराबर बराबर होना है, तो किस तरीके का
आपको इनको बंटवारा करना पड़ेगा। सो अगर मैं 1 to 9 को 1 to 9 इस तरीके से रखता हूँ और 0 5 7 मैं इस तरीके से बात करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इनका सम जो है वो 12 हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट डिजिट्स जो है दोज में भी लाइक ऑड वाले जो हैं, ऑड वाले यहाँ पे 1 to 9 डाल सकते हैं। इन प्लेसेस पे आप 1 2 और 9 कितने वेज में, फैक्टोरियल 3 इन 3 प्लेसेस पे, और बची हुई 3 प्लेसेस पे इनको अरेंज कर सकते हैं आप फैक्टोरियल 3 वेज में। तो इतने सारे केसेस हो गए कि जब ऑड प्लेसेस पे तो 1 to 9 आ रहा है और इवन प्लेसेस पे आपको 0 5 7 मिल रहा है, या का मतलब प्लस। फिर हो सकता है कि आप ये वाली जो प्लेसेस है 0 5 7 यहाँ पे कर दें और 1 2 9 यहाँ पे कर दें, तो 0 5 7 में से इस फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकते हो कितने वेज में, 2 वेज में। 2 वेज क्योंकि यहाँ पे 5 या 7 आ सकता है, यहाँ पे फिर से 2 वेज में, क्योंकि जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे जैसे 5 आ गया यहाँ 0 या 7 आ सकता है। तो कुल मिला के दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन फिल दीज 3 प्लेसेस। इन तीनों के लिए 1 to 9 में डालने का तो तरीका कुछ नहीं बदलेगा, वो तो वही रहेगा, ऐसा बोला जा सकता है। यस अरीना अवस्थी, कुछ कहना चाहते हो? Some identical balls are arranged in rows to form an equilateral triangle. ठीक है, some identical balls are arranged in rows to form an equilateral triangle. The first row consists of 1 ball, second row consists of 2 balls, and so on. इस तरीके से if 99 more identical balls are added to the total number of balls using the forming the equilateral triangle, then all these balls can be arranged in a square whose each side contain exactly 2 balls less than the number of balls each side of triangle contains the number of balls used to form the triangle is। ठीक है, तो some identical balls we are using in rows to form equilateral triangle. The first row consists of 1 ball, second row consists 2 balls। इस तरीके से चल रहा है, मतलब ये कुछ जैसे पहला रो हो गया, ये ऐसा दूसरा रो हो गया, फिर इस तरीके से मान लीजिए ये तीसरा रो हो गया, इस तरीके से है। मान लीजिए हाउ मेनी बॉल्स वी आर यूजिंग, आपको पता है ना कि कितनी भी रो लगा दो आप, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, कितनी भी रो लगा दीजिए आप, हर समय ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ही बन रहा होगा। कितनी भी रो हो जाएगी यहाँ पे, जैसे 2 रो भी है ट्रायंगल इक्विलेटरल है, 3 में भी इक्विलेटरल है, 4 में भी इक्विलेटरल होगा, तो ट्रायंगल तो हर समय इक्विलेटरल ही रहेगा वो। तो मान लीजिए ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 देयर आर सपोज n रोज, तो अगर n रोज है इस केस में, तो इस केस में n रोज थी तो बॉल्स कितनी है टोटल, n रोज है तो कितनी बॉल्स हैं, n प्लस 1/2 बॉल्स हैं। क्यों, फर्स्ट रो में 1 बॉल, फिर 2 बॉल, फिर 3 बॉल, nth रो में n बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी सम ऑफ ऑल द n फर्स्ट n natural numbers, n plus 1/2। If 99 more identical balls are added to the total number of balls used in forming triangle, मतलब जितनी भी बॉल्स हैं टोटल, इसमें अगर हम 99 बॉल्स और यूज करते हैं, then all these balls can be arranged in a square whose each side contains exactly 2 balls less than the number of balls each side of triangle contains। So n rows हैं, तो side of triangle will contain how many balls, n balls। ठीक है, तो स्क्वायर का साइड क्या है यहाँ पे,
स्क्वायर के साइड में 2 बॉल्स लेस देन द नंबर ऑफ बॉल्स ईच साइड ऑफ ट्राइंगल कंटेन्स। मतलब जो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर, उसमें ये जो नंबर ऑफ साइड्स है ये कितना है, इसमें कितनी बॉल्स आ जाएंगी, यहाँ पे n है तो n-2, n-2 मतलब ट्राइंगल के एक साइड में जितनी बॉल्स हैं उससे 2 कम बॉल्स विल बी देयर इन अ साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर कितनी बॉल्स हो गई टोटल, n-2 स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर में कितनी बॉल हो गई, n-2 इंटू n-2, इतनी सारी बॉल हो गई, एंड दैट इज इक्वल टू 99 प्लस द नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड इन द ट्राइंगल, दैट इज nn+1/2। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड इन दिस ट्राइंगल ऑफ n साइड्स विल बी nn+1/2। उसमें 99 बॉल्स अगर अपन ने जोड़ा था, देन वी वर गेटिंग द नंबर ऑफ बॉल्स जिनको एक स्क्वायर में हम जमा सकते थे, ताकि स्क्वायर का जो साइड लेंथ होता वो ट्राइंगल के एक रो में जितनी बॉल्स होती उससे 2 कम होता, तो n-2 साइड लेंथ हो जाता। तो दिस शुड बी द इक्वेशन इन n, और यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n वी आर गेटिंग। तो मुझे लगता है ये इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, क्वाड्रेटिक मिल रहा है, ये ओपन कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, उधर ले जा लीजिए और देख लीजिए कि n की वैल्यू इसको क्या सेटिस्फाई करती है। यही इक्वेशन आ रहा है जिससे हमें n मिल जाएगा। और इसका आंसर क्या दिया है देख लेते हैं। 26 आंसर दिया है इसका A, सो 190 आ रहा होगा। 11 मेंबर्स में से ये बनाना है, 8 मेल्स और 5 फीमेल्स में से। M is the number of ways the committee is formed with at least 6 males। मतलब नंबर ऑफ मेल्स अगर कम से कम 6 लेते हैं, एटलीस्ट 6 मेल्स के साथ अगर हम बनाते हैं, तो M is the number of ways committee can be formed। N is the number of ways the committee is formed with at least 3 females। Mn क्या होगा पता करना है। M क्या है, M is the number of ways in which committee can be formed having at least 6 males। तो कम से कम 6 मेल्स को लेकर के कमेटी जो बनेगी, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, M होगा। तो एटलीस्ट 6 मेल्स का मतलब होता है कि 8 मेल्स हैं, तो भाई 8 में से या तो आप 6 मेल्स ले लीजिए, एंड जो फीमेल्स हैं 5, उसमें से आप 5 ले लीजिए, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ लोग जो चुनने हैं दैट इज 11। तो अगर मैंने 6 मेल लिया हुआ है 8 मेल्स में से, तो 5 फीमेल लेना पड़ेगा, या 8 में से मान लीजिए अपन ने 7 मेल्स ले लिया, बिकॉज मिनिमम एटलीस्ट 6 मेल्स का कमिटी फॉर्म करना है। 7 ले लिया मेल्स मैंने, तो अगर मेल 7 ले लिया तो फीमेल्स 5 में से फिर आपको 4 लेना पड़ेगा। इस तरीके से केसेस बना लेंगे। 8 से 8 मतलब अगर आपने 8 के 8 मेल्स ले लिए, सो 5 में से आपको सिर्फ 3 फीमेल्स लेना पड़ेगा, तो दिस विल बी M। ऐसे ही N क्या होगा वो भी आप निकाल सकते हो। N is the number of ways in which committee can be formed taking at least 3 females। at least 3 females मतलब पहला केस जैसे 5 में से अपन ने 3 फीमेल्स ले लिया, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं आपको यही वाला केस मिलेगा। आप देख सकते हैं 3 फीमेल्स या 4 या 5, इसका मतलब ये जो केस आपको मिला था यहाँ पे, यही यहाँ भी मिलने वाला है, कुछ अलग नहीं आने वाला है। तो वैसे भी दिख जाएगा आपको कि M और N दोनों सेम आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में वैसे हम प्रोबेबिलिटी की थोड़े से थ्योरी और प्रॉब्लम देखेंगे, और उसके बाद की एक क्लास हम पूरे तरीके से PNC प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स पे ही डिवोट करेंगे, इन विच विल सी द प्रॉब्लम्स ऑफ एडवांस्ड आल्सो, जो इन 2 चैप्टरों में पूछे गए हैं।
Okay, see you in next class.